ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे पास एक लिक्विड कंटेनर है, एक कंटेनर है। वो कंटेनर पे एक आइस हमारा फ्लोट कर रहा है ओवर अ लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी है रो एल और आइस का डेंसिटी है रो आई। जो वाटर का डेंसिटी है वो है रो डब्ल्यू। अब लिक्विड का लेवल राइट नाउ ब्रिम टू ब्रिम है, मतलब एकदम खचाखच जो है वो हमारा भरा हुआ है। अब अगर मेरा आइस पिघल जाते हैं तो सवाल ये है जो वाटर जो हमारा लिक्विड लेवल है उसके साथ हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, ओके। तो मान लो जो हमारा आइस का टुकड़ा है, लेट वॉल्यूम ऑफ आइस कितना है उसको मान लेता हूं V। जो हमारा आइस का वॉल्यूम है वो है V। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा मास ऑफ आइस होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू रो आई इंटू V। दैट इज द मास ऑफ आइस। ऑब्वियस सी बात है वाटर का डेंसिटी आइस से ज्यादा होती है, आई नो। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड, इसको अगर मैं VW बोलता हूं दैट विल बी सिंपली रो आई V बाय रो W, क्योंकि मास तो वही के वही रहेगा। वाटर का डेंसिटी अगर रो W है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वाटर हमारा फॉर्म होगा उसका वॉल्यूम हमारा होगा रो आई V बाय रो W। अब मैं निकालना चाहता हूं वॉल्यूम inside the liquid। उसको अगर मैं V I बोलता हूं, V inside बोलता हूं, तो दोस्तों ध्यान देना रो L इंटू V I इंटू G इज इक्वल्स टू रो I इंटू V इंटू G। तो जो हमारा V I होगा दैट विल बी रो आई बाई रो एल इंटू V। ये इतना वॉल्यूम तो हमारे पास इतना है, अंदर है, और ये जो वॉल्यूम है वो हमारा फॉर्म होने वाला है। ठीक है, ये हमारा VI अभी राइट नाउ ये आइस ने ऑक्युपाई कर रखा है और इतना वॉल्यूम हमारा बाद में बनने वाला है। ठीक है, सो दोस्तों ध्यान दो, हमारे पास यहां पर जो केसेस बनेगा, हमारे पास जो केसेस बनेगा, पहला बनेगा जो रो लिक्विड है वो रो W है, यानी जो लिक्विड के अंदर मैं फ्लोट करवा रहा हूं वो वाटर ही अगर है। दूसरा केस ये बनेगा जो रो लिक्विड है वो वाटर से उसका डेंसिटी ज्यादा है। और तीसरा केस ये बनेगा जो रो लिक्विड है दैट लाइज बिटवीन रो आइस एंड रो डब्ल्यू। अच्छा, रो आइस से ज्यादा तो होना ही पड़ेगा, ठीक है ना, अदरवाइज वो फ्लोट कर ही क्यों रहा था। अच्छा, तो पहले वाले केस में जहां पर रो आइस इक्वल रो लिक्विड इक्वल्स टू रो डब्ल्यू है, वहां पर साफ साफ ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों क्वांटिटी को कंपेयर करूं तो VW इक्वल्स टू VI। तो जितना वॉल्यूम राइट नाउ आइस ने ऑक्युपाई किया है उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो हमारा पैदा होने वाला है। यानी आइस ने राइट नाउ लिक्विड में जो भी गड्ढा खोदा है उसी गड्ढे में उससे पैदा हुआ पानी एग्जैक्टली समा जाएगा। तो दैट विल सिंपली इंप्लाई देयर विल बी नो चेंज इन वाटर लेवल। हमारा वाटर लेवल पे कोई भी बदलाव जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। दूसरा केस, अगर रो लिक्विड हमारा रो डब्ल्यू से ज्यादा है तो इन दैट केस
जो हमारा वॉल्यूम इनसाइड है वो है रो आई बाई रो एल इंटू वी, और यहां पर जो पैदा हो रहा है वो है रो आई इंटू वी बाई रो डब्ल्यू। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा वी डब्ल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन वी आई। जो हमारा वाटर पैदा होगा वो अंदर के गड्ढे से ज्यादा होगा। तो इसका सिंपल मतलब ये है, सम लिक्विड विल ओवरफ्लो। कुछ लिक्विड जो है वो डेफिनेटली हमारा ओवरफ्लो करके निकलने वाला है। और तीसरा केस, जो रो लिक्विड है अगर वो लाई करता है बिटवीन रो आइस एंड रो वाटर, फॉर एग्जांपल अगर मान लो लिक्विड का डेंसिटी है 0.95, ठीक है, आइस का 0.9 होता है, वाटर का 1 होता है, उसके बीच में अगर ये है तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें VW विल बी लेस देन V इनसाइड, यानी जितने का गड्ढा खोदा हुआ है अभी उससे कम वॉल्यूम का जो है पानी हमारा पैदा होने वाला है। तो गड्ढे के अंदर पानी के बाद भी थोड़ा सा गड्ढा हमारा बच जाएगा, और वो गड्ढे के अंदर साइड का लिक्विड जो है वो आके ऑक्युपाई करने वाला है। तो सिंपल सी बात है, द लेवल विल डिक्रीज। जो हमारा वाटर लेवल है, वो लिक्विड लेवल है, वो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं वाटर के अंदर ही आइस को रखूंगा, नथिंग विल हैपन, ठीक है, यानी सॉलिड पिघल के जो लिक्विड बन रहा है उसी लिक्विड के अंदर अगर वो तैर रहा है तो कोई चेंज नहीं आएगा। उससे ज्यादा डेंसिटी के लिक्विड में तैर रहा है तो ओवरफ्लो करेगा। उसके कम डेंसिटी के लिक्विड, कम में एक लिमिटेशन है, वो लिक्विड, वो जो सॉलिड है उस पे वो फ्लोट करना चाहिए। तो लिक्विड का डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड के बीच में है, आइस के बीच में है, इन दैट केस जो हमारा लेवल है वो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करने वाला है। आई होप ये समझ में हमें आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही है। क्या है, हमारे पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर के अंदर एक आइस जो है वो तैर रहा है इनसाइड वाटर, ठीक है, दिस इज वाटर। और ये जो आइस है, ये वाला आइस के अंदर एक बहुत छोटा सा स्टोन है। ये जो आइस है इसके अंदर एक बहुत छोटा सा पत्थर है। बहुत छोटा सा मतलब इसका वॉल्यूम जो है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है, राइट नाउ यहां पे मान लो हमारा लेवल है, ये हमारा H है। व्हाट हैपेंस टू H, ठीक है, व्हाट हैपेंस टू H व्हेन आइस मेल्ट्स? क्या वो नीचे जाता है, क्या वो ऊपर आ जाता है, उसके बारे में हमें बातचीत करनी है। अच्छा, जो हमारा स्मॉल स्टोन है, उस स्मॉल स्टोन बोलने का मतलब यही होता है जो नेग्लेक्ट वॉल्यूम बट इट हैज सम मास। इसका मास जो है वो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, हाँ, लेकिन जो वॉल्यूम है उसको हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो जो ये आइस का टुकड़ा है, वॉल्यूम ऑफ आइस वो है मान लो VI, ठीक है। सो इसके अंदर जो पार्ट जो सबमर्ज्ड है, जो हमारा सबमर्ज्ड वॉल्यूम है,
वो मान लो है Vs, वाटर का डेंसिटी ले लो रो W, वाटर का डेंसिटी ले लो रो W. सो व्हाट कैन आई से अबाउट द वॉल्यूम सबमर्ज्ड? दोस्तों ध्यान देना, रो आई VI इंटू जी प्लस जो स्टोन का मास है M, कुछ मान लेता हूं मैं, ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू रो W V सबमर्ज्ड इंटू जी. तो जो हमारा वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा दैट कैन बी रिटन एज रो I बाई रो W इंटू VI प्लस mg M divided by rho W. This is the submerged volume. ठीक है. अच्छा, आफ्टर मेल्ट जब ये पिघल जाएगा, स्टोन नीचे आ जाएगा, उसका वॉल्यूम को हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, अगर तुम नेग्लेक्ट नहीं भी करते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मैं यहां पे प्रूव कर सकता हूं, बाद में कर दूंगा. लेकिन आफ्टर मेल्ट स्टोन विल कम डाउन. पत्थर जो है वो तो एकदम नीचे आ जाएगा और उसके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्म्ड कितना है बोलो? जो हमारा वाटर बनेगा उसको अगर मैं VW बोलता हूं, दैट विल बी सिंपली रो I VI बाई रो W. इतना वॉल्यूम का वाटर जो है वो हमारा फॉर्म होने वाला है. तो गड्ढा जो खोदेगा वो इतने का गड्ढा खोदेगा और जो गड्ढा भरेगा वो इतने का गड्ढे ही भरने वाला है. तो वी कैन क्लियरली सी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस देन द सबमर्ज्ड वॉल्यूम, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा वाटर लेवल है, वाटर लेवल विल ड्रॉप. तो इस प्रोफाइल का जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है. अच्छा, बाय द वे, अगर तुम उसका वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं भी करते हो, ठीक है, बहुत स्मॉल है लेकिन नेग्लेक्ट नहीं करते हो, तो यहां पर आएगा रो I VI बाई रो W प्लस M बाई रो सॉलिड. M बाई रो सॉलिड M बाई रो W से डेफिनेटली छोटा क्वांटिटी है, क्योंकि रो सॉलिड जो है वो रो वाटर से ज्यादा है. स्टिल आंसर सेम रहेगा. हाँ, ड्रॉप का अमाउंट जो है वो हमारा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाकी ये जो है उस पर तो डेफिनेटली कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है. अगर तुम सॉलिड का वॉल्यूम कंसीडर कर भी लेते हो तो भी इन दैट केस इट डजंट मैटर. एक्चुअल में तो ड्रॉप हमें हर हाल पे मिलने वाला है ही है. मेरे ख्याल से ये चीज हमारी क्लियर हो गई है. ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रोफाइल देखते हैं क्या है. हमारे पास एक दो स्प्रिंग बैलेंस है. यहां पर इस वाले स्प्रिंग बैलेंस पे मुझे एक स्टोन लगा हुआ है और अगला वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है वो थोड़ा अलग टाइप का है. वो वाले स्प्रिंग बैलेंस पे हमने क्या किए हैं, एक वाटर कंटेनर लगा के रखे हैं. ठीक है, एक वाटर का बीकर है. ठीक है, नाउ क्वेश्चन को गौर से सुनना. जो हमारा स्टोन है, ये वाले केस पे इस वाले का रीडिंग जो है वो आया है W1 और बीकर में जो रीडिंग आया है वो आया है मेरा W2. यहां पर जो रीडिंग आया है वो आया है W1 और ये वाले पे जो रीडिंग आया है दैट इज इक्वल टू W2. ठीक है, सो अब जो प्रेजेंट सिनेरियो बनाया गया है वो क्या है, ये स्टोन को उठा के मैं बीकर के अंदर डाल देता हूं. यानी यहां पर बीकर में पानी है और जो स्टोन हमारा बंधा हुआ है उसको उठा के मैंने बीकर में डाल दिया.
तो यहां पर मेरा लिक्विड है, यहां पर मेरा बीकर है, ऊपर का स्प्रिंग बैलेंस क्या है और नीचे का स्प्रिंग बैलेंस इस तरीके से है। अब जो इस वाले पे रीडिंग आया है W1 डैश आया है और इस पर रीडिंग जो आया है वो आया है W2 डैश। ठीक है, सो कमेंट ऑन W1 डैश एंड W2 डैश। अच्छा, मेरे लिए ज्यादा आसान है एनालाइज करना W1 डैश को है। ध्यान दो, यहां पर नॉर्मल हवा में जो लग रहा है वो लग रहा है W1 और इसके अलावा लिक्विड में डालते ही एक बॉइंट फोर्स लगेगा और ये जो नेट अनबैलेंस फोर्स है यही को तो स्प्रिंग बैलेंस को मेंटेन करना है। तो स्प्रिंग बैलेंस जो अपवर्ड फोर्स लगाएगा दैट विल गिव मी W1 डैश। So W1 dash will be W1 minus buoyant force that is always less than W1. Right. Now the question is what happens to W2? बहुत सिंपल बात है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर वाटर स्टोन के ऊपर अपवर्ड बॉइंट फोर्स लगा रहा है तो स्टोन लिक्विड पे पलट के डाउनवर्ड बॉइंट फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं इसका कंपैरिजन देखूं तो इसका जो पहले W2 लग रहा था वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में यहां पर जो लगेगा दैट विल बी बॉइंट फोर्स और इसको कंपेंशिएट करने के लिए यहां से W2 डैश अपवर्ड लगना चाहिए। सो यू कैन क्लियरली सी दैट W2 डैश विल बी W2 प्लस बॉइंट फोर्स दैट विल बी ग्रेटर देन W2, यानी नीचे वाले का रीडिंग जो है वो डेफिनेटली हमारा इंक्रीज करेगा और ऊपर वाले का जो हमारा रीडिंग है वो डेफिनेटली हमारा डिक्रीज करेगा। पर एक बात ध्यान देना, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो W1 डैश प्लस W2 डैश विल बी W1 प्लस W2। W1 डैश प्लस W2 डैश विल बी W1 प्लस W2। दोनों का रीडिंग का सम जो है उस पर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि ध्यान दो, अगर मैं वाटर और स्टोन को एक सिस्टम मान लूं तो बॉइंट फोर्स उसका इंटरनल फोर्स है, तो W1 और W2 को मिला के इसका केवल जो ग्रेविटेशनल पुल है उसी को तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो दोनों का सम जो है उस पर किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो अगर मान लो पहले ये 40 था, बात पहले ये 60 था और बाद में ये 40 था, ये 60 था, बाद में ये 30 हो गया तो ऑटोमेटिकली ये 70 हो जाएगा। ये बात पे हम ध्यान दे दें, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है मेरे पास? मेरे पास एक सॉलिड है, ये वाला सॉलिड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाला सॉलिड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A है और ये वाला लेंथ जो है वो है L और इसका जो डेंसिटी है वो है ρ, ठीक है। ये हमारा तैर रहा है लिक्विड के ऊपर और ये वाला लिक्विड का जो डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। लिक्विड का जो डेंसिटी है वो है सिग्मा। सिग्मा इज अ ग्रेटर देन रो, तो ऑब्वियस सी बात है ये फ्लोट करेगा। अब मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूं F। नाउ pushed down very slowly, it is pushed down very slowly
एकदम धीरे 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 मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी का चेंज को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फोर्स हमारा इस तरीके से है जो कि हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज को नेग्लेक्ट कर सकते, बहुत धीरे 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 इसे नीचे ले जा रहा हूं। तो कैलकुलेट वर्क डन बाय मी, कैलकुलेट वर्क डन बाय मी, मुझे कितना काम करना पड़ेगा। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, राइट नाउ अगर हम ध्यान दें, ये मान लो कुछ h हाइट तक अंदर है, सो वी कैन सिंपली से सिग्मा HA इंटू जी रो LA इंटू जी। तो H जो होगा दैट विल बी सिंपली रो बाय सिग्मा इंटू L। इतना हाइट तक जो है वो हमारा अंदर डूबा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, मान लो एट एन इंस्टेंट लेट x बी द हाइट इनसाइड, अंदर जो है वो हमारा x साइड तक जा चुका है, ठीक है। तो यहां पर उस टाइम पे मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा, x डेफिनेटली h से, x जो है वो डेफिनेटली जो है सॉरी वो हमारे h से ज्यादा है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा दैट विल बी सिग्मा x से इंटू जी माइनस रो LA इंटू जी। ये फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, यानी उस टाइम का बॉइंट फोर्स माइनस mg मुझे लगाना पड़ेगा। x इज डेफिनेटली ग्रेटर देन h, और इस कारण पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है मान लो dx, तो dw विल बी सिग्मा ag x dx माइनस रो LAg इंटू dx, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा डेल्टा W होगा दैट विल बी सिग्मा AG इंटीग्रल x dx। x का इनिशियल वैल्यू है h, फाइनल वैल्यू जो है दैट इज L, माइनस इंटू इंटीग्रल dx फ्रॉम h to L। तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा AG बाई 2 इंटू L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, यानी रो स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर इंटू L स्क्वायर माइनस रो LA L माइनस h रो माइनस सिग्मा इंटू L। सो दैट विल गिव मी द नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो जो जो टर्म कॉमन जा रहा है उसको ले लो बाहर। सिग्मा AG L स्क्वायर बाई 2 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स सिग्मा बाई रो, ये हमारे पास आने वाला है, ठीक है। ये जो है ये हमारे पास आने वाला है। मेरे ख्याल से ये चीज हमारा बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एंड इफ आई कैन सी अब यहां पर -1 आएगा, यहां पे 2 सिग्मा बाई रो आएगा, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन होगा उसके लिए जो हमारा मोड ऑफ डेल्टा W आएगा दैट विल बी सिग्मा AG L स्क्वायर बाई 2 1 माइनस रो बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। सो दैट इज द सिंपल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। और ये वर्क जो है वो हमें सिस्टम पे करना पड़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ध्यान दो उस वाले क्वेश्चन में क्या है,
काफी सिंपल है। जो मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक है, वो लिक्विड का डेंसिटी जो है दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो। ओके, नाउ अब यहां पर एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। इसका जो रेडियस है दैट रेडियस इज इक्वल्स टू आर, और इसका जो डेंसिटी है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा, ठीक है। ये यहां से हाइट h पर है, दिस इज हेट एंड हाइट ऑफ h। अच्छा, r इज वेरी स्मॉल बट बॉल जो है वो हमारा सॉलिड है। रो इज ग्रेटर देन सिग्मा। मैं इसको राइट नाउ यहां पर पकड़ के रखा हूं, बट मैं जैसे ही छोड़ूंगा, क्योंकि बॉइंट फोर्स mg से ज्यादा होगा, इस कारण पे ये ऊपर के सरफेस तक पहुंचेगा। सरफेस तक पहुंचते पहुंचते इसके पास एक वेलोसिटी एक्वायर हो जाएगा, जिस कारण पे ये ऊपर की तरफ जाने वाला है और वहां पे जाके रुकेगा। फिर उसके बाद वहां से नीचे आएगा, फिर लिक्विड के अंदर एंटर करेगा एंड वापस इस वाले पॉइंट पे स्टेशनरी होगा। हाँ, यहां पे बाउंड्री में थोड़ा बहुत रुकावट होंगे, उसको अगर हम निग्लेक्ट करें तो इस तरीके का एक पीरियोडिक मोशन जो है वो हमारा चलता रहेगा। तो मान लो ये वाला बॉल हमारा एट मैक्स h0 हाइट तक पहुंचता है, तो कैलकुलेट h0 एंड टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। h0 कितना होगा और ये वाला मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा। ओके दोस्तों, तो एक एक करके सब कुछ निकलते हैं। अच्छा, जब ये यहां पर रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका मोशन एक्सिलरेटिंग रहेगा, इसका अपवर्ड एक्सिलरेशन होगा a, और जैसे ये बाहर आ जाएगा तो तुरंत जो है इसके ऊपर रिटार्डेशन लगना चालू होगा, और यहां का रिटार्डेशन जो होगा वो हमारा g है। मेन जो इंपॉर्टेंट है, जब ये बाउंड्री पे आएगा उस टाइम पर इसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। अच्छा, बॉल का रेडियस स्मॉल देने का मेन कारण ये है, जब लिक्विड टू वाटर ट्रांजिशन, लिक्विड टू एयर ट्रांजिशन होगा, उसके दौरान पार्ट ऑफ सबमर्जेंस कंटिन्यूअसली बदलता रहेगा, और वहां पर बॉइंट फोर्स का जो वेरिएशन होगा दैट विल बी वेरी वेरी हाई। मैं उस चीज को यहां पर नेग्लेक्ट करने के लिए बोला हूं, ठीक है, वो चीज को यहां पर नेग्लेक्ट करना है, राइट। यानी ये वाला बाउंड्री को वो प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियसली पार हो जाता है, ये मेरा एजम्पशन है। दैट्स व्हाई r इज गिवन टू बी स्मॉल। फॉर लार्ज r द प्रॉब्लम विल बी वेरी वेरी टीडियस, और वो सॉल्व करने की औकात हम नहीं रखेंगे, नॉट ड्यू टू फिजिक्स बट ड्यू टू मैथ्स, ठीक है। खैर, अच्छा, इनसाइड लिक्विड को अगर मैं एनालाइज करूं, इनसाइड लिक्विड को अगर मैं एनालाइज करूं तो बॉइंट फोर्स माइनस mg विल बी द एक्सीलरेशन, m इंटू एक्सीलरेशन, तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू सिग्मा इंटू a, that is mass into acceleration, will be buoyant force that will be 4/3 pi r cube into rho into g minus 4/3 pi r cube into sigma g, ठीक है। buoyant force minus mg will give me the net upward force, and उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। तो एक्सीलरेशन ए जो होगा दैट विल बी रो बाई सिग्मा -1 इंटू जी। सबसे पहली बात तो यहां पर ये समझते हैं। अच्छा,
सो यहां से यहां आने के दौरान हमारा वेलोसिटी बनता है v, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच, और ये वाला v वापस हवा में जाके 0 में कन्वर्ट हो रहा है विथ अ रिटार्डेशन ऑफ g ओवर एन हाइट ऑफ h नॉट, तो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 2g इंटू h नॉट. सो इफ वी सी दोनों का v स्क्वायर को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो g इंटू एच नॉट विल बी इक्वल्स टू a इंटू एच, तो एच नॉट विल बी इक्वल्स टू a बाई जी इंटू एच. ये हमारे पास आ जाएगा वो हाइट जहां तक ये राइज करने वाला है. नाउ a बाई जी को सिंपली पुट कर दो तो एच नॉट विल बी इक्वल्स टू रो माइनस बाई सिग्मा माइनस 1 इंटू एच. ठीक है. एंड नाउ व्हाट अबाउट द टाइम. अच्छा, टाइम केवल और केवल अपवर्ड मोशन के बारे में बात करूं तो टाइम इन वाटर जो होगा यानी लिक्विड जो होगा उसको अगर मैं T1 बोलता हूं दैट विल बी अंडर रूट 2h बाई ए, और जो टाइम इन एयर होगा T2 that will be under root 2h naught by g. तो जो हमारा टोटल टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 2 टाइम्स T1 प्लस T2. टाइम पीरियड पूछा है तो पूरा एक बार का मोशन कंप्लीट करवाना पड़ेगा. नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, ये पूरा एक टाइम पीरियड है. तो जो टोटल टाइम लगेगा दैट विल बी 2 टाइम्स T1 प्लस T2. नाउ इफ आई कंप्यूट कितना आ जाएगा मेरे पास 2 अंडर रूट 2h बाई ए सिग्मा प्लस अंडर रूट 2h नॉट बाई जी. ये हमारे पास आने वाला है. एंड नाउ अब इसको अगर सिंप्लीफाई करने का मन है तो सिंप्लीफाई कर दो, नहीं मन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हमारे पास आ जाएगा द टोटल टाइम ऑफ द मोशन. मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है. ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. लेट्स सी, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है. दो स्फीयर है ऑफ रेडियस आर. ठीक है, दोनों जो स्फीयर है सॉलिड स्फीयर है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है. इसका रेट डेंसिटी है ρ1, इसका डेंसिटी है ρ2. ये पूरा चीज जो है वो सबमर्ज्ड है. ये पूरा चीज जो है वो हमारा सबमर्ज्ड है इनसाइड अ लिक्विड. लिक्विड का डेंसिटी जो है वो है रो. ठीक है, इट इज एट रेस्ट इनसाइड लिक्विड. ठीक है, कैलकुलेट टेंशन इन द स्ट्रिंग. अच्छा, दे क्या रखा है, एक कंडीशन दे रखा है, जो हमारा ρ2 है दैट इज ग्रेटर देन रो, दैट इज ग्रेटर देन ρ1. ठीक है. अच्छा, पहली बात एक बात ध्यान दो,
इनके वैल्यूज कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये अगर हमारा रेस्ट पे है तो पहला कंडीशन तो एक है, जो यहां पर एक स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही ये पॉसिबल है। तो ध्यान दो, सबसे पहले इन दोनों को अगर मैं एक सिस्टम मानता हूं तो नेट बॉइंट फोर्स और ये जो है वो हमारा कैंसल आउट होना चाहिए। सो सिंपल सी बात है, 4/3 पाई आर क्यूब ρ1 plus ρ2 into g, that is the net mg, that must be equals to net buoyant force 2/3 pi r cube into ρ into g। पहली बात, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। सो जो हमारा डेंसिटी रो आएगा दैट विल बी ρ1 प्लस ρ2/2। पहले एक बात तो ध्यान दो, तो हमारे आंसर में रो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा उसके अंदर रेस्ट पे है, तो ये हमारा बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक वैल्यू है रो का, तभी ये पॉसिबल है। रो मस्ट बी इक्वल्स टू ρ1 प्लस ρ2/2। अच्छा, नाउ अब अगर मैं ऊपर वाले को एनालाइज करूं तो ऊपर वाले में क्या क्या लग रहा है। एक तो इसके ऊपर डाउनवर्ड mg लग रहा है, यहां पर धागे में टेंशन लग रहा है T, और एक अपवर्ड बॉइंट फोर्स जो है वो हमारा लग रहा है। डाउनवर्ड टेंशन T है, डाउनवर्ड mg है, और इसके अलावा एक अपवर्ड बॉइंट फोर्स लग रहा है। So we can clearly see that T plus mg will be equals to the point force. So T will be equals to 4/3 pi r cube rho g minus ρ1g, ρ1g ये मैं लिख सकता हूं, बट रो जो है दैट इज ρ1 प्लस ρ2/2। सो हमारे पास जो टेंशन का वैल्यू आएगा दैट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब, इट विल बी ρ2 माइनस ρ1/2 इंटू जी, ठीक है। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन। अच्छा, अगर रो ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या होगा, तो ये वाला सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। मान लो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करता हूं, लेट ρ2 जो है दैट इज 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ρ1 जो है दैट इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रो लिक्विड जो है दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। नाउ कैलकुलेट टेंशन, ठीक है। अब टेंशन कैलकुलेट करो। अगर ऑब्वियसली ये वाला कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो अगर हम ध्यान दें, जो हमारा रो लिक्विड है दैट इज लेस देन ρ1 प्लस ρ2/2, तो सिंपल सी बात है mg जो होगा वो हमारा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉइंट फोर्स। द सिस्टम विल सिंक, the system will sink. And what will be the acceleration of sinking? जो total mass of the system है 4/3 pi r cube ρ1 plus ρ2 into a, that will be equals to 4/3 pi r cube ρ1 plus ρ2 minus 2 rho इंटू जी। अच्छा, ये समझ में कैसे लिख दिया, मैंने mg और बॉइंट फोर्स को एक साथ लिख दिया। अरे बॉइंट फोर्स में वॉल्यूम डबल आएगा इसलिए मैं 2 लिख दिया। ओके, तो एक्सीलरेशन a कितना आ जाएगा मेरे पास
4/3 ये हमारा चला गया, तो ए जो आएगा दैट विल बी 1 माइनस 2 रो बाई ρ1 प्लस ρ2 into g. So if I put the values, this is 2.5, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना 2 रो, that is 2 by 2.5, so that will be 4/5, this will be 0.8, so this will be 0.2, तो एक्सीलरेशन जो होगा that will be equals to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अब किसी भी एक को एनालाइज कर लो, ठीक है, रेडियस आर कुछ भी ले लेना, आर के टर्म्स में आंसर रखना है, ठीक है, उसमें वैल्यू नहीं दे रहा हूं, कौन गंदगी मचाए। तो इसके ऊपर जो जो लग रहा है ये है बॉयड फोर्स, इसका m1g, और इसका डाउनवर्ड लग रहा है टेंशन T, जिस कारण पे ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा m1g माइनस प्लस T माइनस बॉइंट फोर्स विल बी इक्वल्स टू m1a। तो बाकी सब कुछ तो मेरे पास आ चुका है, सिंपली अब टेंशन निकाल दो। अब मैं कैलकुलेशन पे जा नहीं रहा हूं, ए मालूम है, बॉइंट फोर्स मालूम है, सब कुछ मालूम है, छोड़ दो, ठीक है। सो अगर वो डेंसिटी वो वैल्यू नहीं होगा तो इन दैट केस सिस्टम हमारा एक्सीलरेट करेगा एंड फिर उसके करस्पॉन्डिंग टेंशन जो है वो हम निकाल के दे देंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात अब ध्यान दो, इफ सिस्टम इज एक्सीलरेटिंग विथ ए वेक्टर, अगर सिस्टम हमारा एक्सीलरेट कर रहा है ए वेक्टर से, तो हम जानते हैं जो हमारा जी इफेक्टिव वेक्टर होता है दैट इज टेकन एज जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसका रीजन क्या है? स्यूडो फोर्स। हम लोगों ने एनएलएम के इसके अकॉर्डिंग बातचीत किए थे, जो अगर कोई सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है ए वेक्टर से, तो इन दैट केस जो हमारा जी इफेक्टिव होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। जो हमारा बॉइंट फोर्स वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रो लिक्विड into the volume of the displaced liquid into minus g effective vector। जो हमारा g वेक्टर होता है उसका हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा बॉइंट फोर्स अप्लाइड होता है। तो जो हमारा g वेक्टर है, तो अगर मान लो हमारा कोई भी एक कंटेनर है, ये कंटेनर अगर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सीलरेशन ए से, ठीक है, सो इसका जी इफेक्टिव जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जी प्लस ए, और ये वाले कंटेनर में जो बॉइंट फोर्स लेंगे, जी इफेक्टिव डाउनवर्ड है तो बॉइंट फोर्स अपवर्ड होगा, रो लिक्विड इंटू जी प्लस ए। वहीं पर अगर मान लो मेरा कंटेनर जो है, मेरा कंटेनर अब एक्सीलरेशन ए से डाउनवर्ड अगर हमारा आ रहा है, तो इन दैट केस जो हमारा जी इफेक्टिव होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जी माइनस ए, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ए हमारा जी से भी बड़ा है, फिर तो वेटलेसनेस हो जाएगा। और जो हमारा बॉइंट फोर्स होगा अपवर्ड, रो एल वी एल जी माइनस ए, और वहीं पे मान लो हमारा सिस्टम जो है वो हमारा हॉराइजेंटली एक्सीलरेट कर रहा है ए से। अगर ये हॉराइजेंटली एक्सीलरेट कर रहा है ए से इस डायरेक्शन में, तो इन दैट केस इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव
वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी जो बॉइंट फोर्स लगेगा वो हमारा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए बॉइंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी रो एल वी एल अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो हमारा थीटा होगा दैट विल बी एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स A बाई जी। बॉइंट फोर्स हमेशा G इफेक्टिव के ऑपोजिट लगता है, जहां पे G इफेक्टिव जो है वो G वेक्टर और माइनस A वेक्टर का सम है, वेक्टोरियल सम। ओके, सो बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने निपटा लिए हैं। अब हम लोग थोड़े बहुत इन्वॉल्व क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थ्योरी में थोड़ा बहुत अभी भी बाकी है, बट वो हम बाद में करेंगे। पहले एक बार के लिए हम पहले समझ लेते हैं जो इसमें इन्वॉल्व क्वेश्चंस जो है, थोड़ा बेटर लेवल के क्वेश्चंस जो है वो क्या क्या बन सकता है। ओके